ओके फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। इसके बाद एक करंट अफेयर का टॉपिक है, तो इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं। सो दिस विल बी अ लास्ट लेक्चर। इसमें इस टॉपिक के बाद मैं आपको कुछ नोट्स सेंड करूंगा। जो एनवायरनमेंट लॉज हैं इंडिया में, वो मैंने जो जो रेलिवेंट था वो मैंने आपको साथ साथ में कुछ लॉज बोले भी हैं, लेकिन मैं एक लिस्ट बनाऊंगा पॉइंट्स निकाल के, सो दैट आपको ईजी हो जाए एग्जाम के लिए, आपके लिए ईजी रहे। ओके, सो अगेन और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी करंट अफेयर है साल डेढ़ साल का, बिल्कुल उसको एग्जॉस्टिवली मैं एक वीडियो में आपको सारा कवर करके दूंगा, उसके नोट्स भी दूंगा बिफोर एग्जामिनेशन। बाकी हमने मोर और लेस सारा किया हुआ है। और ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि जो भी लक्ष्य, जो आपकी बुक है शंकर आईएएस या कोई और बुक्स हो, ना तो कोई बुक कंप्लीटली एग्जॉस्टिवली टॉपिक्स को कवर करती है, और ना तो ये जरूरी है कि सारे जो आपकी बुक में सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। नहीं, कभी कभी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बुक में भी काफी सारा ऐड किया हुआ होता है। सो हम जैसे कि शंकर आईएएस वाले जो भी बुक है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे हैं, तो हाँ थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में या हमारी बाकी बुक्स में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सेक्शन बनाते हैं, जिनको हम वहाँ पे कवर कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत ज़रूरी ये भी कि आप जितना भी है उसको रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले, बस ज़िंदगी रहनी चाहिए, एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह उल अज़ीम हम एक पूरा डिटेल्ड जो है वीडियो वो बनाएंगे, या इंशाल्लाह अगर तब तक हालात ठीक हुए तो एक फुल फ्लेज्ड क्लास होगी जिसमें हम पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इंशाल्लाह करंट अफेयर में आपको कुछ नहीं छूटेगा। चलिए हम बात करते हैं। पहला जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट। देखिए, स्टार्ट हुआ था 2009 में। इसका हेड क्वार्टर है स्वीडन में, और इसका फंक्शन क्या है, डेडिकेटेड नॉलेज पोर्टल। और ये असल में डील करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आपके सिंपल से क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट किसके साथ डील करता है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनके साथ डील करता है। स्वीडन में इसका हेड क्वार्टर है। कमिंग टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, सो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1992 में। हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन में, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, जो हम बोलते हैं वॉशिंगटन डीसी। ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे से एक टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था एक इंटरव्यू में जेकेपीएससी के, व्हाट इज डीसी, वॉशिंगटन डीसी, तो डीसी क्या है। तो आई न्यू इट की डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, बट आई वाज नॉट श्योर, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो की फंक्शंस क्या है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है ये यूनाइट करती है कंट्रीज, सोशल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटीज को, किस चीज के लिए, सो दैट एनवायरनमेंट के जो बड़े इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाए। सो ये जो जीईएफ है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, कल भी मैंने आपको बोला था पुराने वाले वीडियो में, ये जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है किस किस चीज का देखता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मिनेमाटा कन्वेंशन हो, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड UN Convention to Combat Desertification, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, प्लस मिनीमाटा कन्वेंशन, सबका ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म GEF के थ्रू ही देखा जाता है। उसके बाद ग्लोबल ग्रीन इंस्टीट्यूट, सो ये क्या था, ये पहले एक थिंक टैंक मीन्स कि कुछ लोग थे जो इंटेलेक्चुअल्स थे जो अपने आइडियाज फॉरवर्ड करते थे। ये स्टार्ट हुआ था एज थिंक टैंक, किया था किसने, बाय कोरियन प्रेसिडेंट ली मुंग बाक ने स्टार्ट किया था। लेकिन लेटर ऑन ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी, मतलब कि ये फिर एक इंटरनेशनल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया। इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। इट्स हेडक्वार्टर इन सियोल, साउथ कोरिया में इसका ऑफिस है, नॉट इन नॉर्थ कोरिया। और ये इंडिया में काफ़ी सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है, इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वर्कड क्लोजली विद द गवर्नमेंट्स ऑफ कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब टू डेवलप कंप्रेहेंसिव ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अभी ग्रीन ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट, लेकिन उसमें आप ध्यान रखते हैं जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आपका एनवायरमेंट डिग्रेड ना हो जाए। उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1988 बाय 2 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। लेटर ये एंडोर्स की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। सो इस
ये जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब अगर इसको एंडोर्स किया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, तो ये काफ़ी दमदार जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। की फंक्शंस में देखेंगे तो ये IPCC प्रोड्यूसेस रिपोर्ट्स दैट सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करते हैं। इसके रिपोर्ट्स अपने रिपोर्ट्स नहीं डेवलप करती, ये असल में बेसिकली डील करती है जो सेकेंडरी रिसोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी डेटा होता है। IPCC रिपोर्ट कवर्स और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड रिस्क्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट्स, mitigation strategy and all. So IPCC does not carry out its own original research, जो मैं आपको बोल रहा था कि own original अपना रिसर्च नहीं करती बल्कि सेकेंडरी रिसर्च ये करती है। उसके बाद thousands of scientists जो है, कुछ और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वॉलंटरीली एक साइंटिफिक जो इंफॉर्मेशन है वो इस इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन फिर वो जो इंफॉर्मेशन है, जो रिसर्च है, उसको फॉर्मुलेट करता है, फिर सपोर्ट करता है, दुनिया भर में उस इंफॉर्मेशन को फैलाता है। ओके, एम ऑफ दी जो ये इंस्टीट्यूशन है, इसका एम अगर हम देखें स्पेसिफिकली तो पहले देखना ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की, इंसान की वजह से कौन कौन सी क्लाइमेट चेंज हो रही है, जैसे हम ग्रीन हाउस गैसेज ऐड करते हैं उन पे थोड़ा सा स्टडी करना, द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ओके, दिस पॉइंट हैज बीन रिपीट, और ऑप्शंस फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। एडेप्टेशन मतलब कि अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो आप इसको अडेप्ट कैसे करोगे। मिटिगेट करने का मतलब होता है कि कोई क्लाइमेट चेंज होगी तो उसका जो इफेक्ट होता है उसको कम कैसे करेंगे, ये इसका काम होता है, इसका एम होता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इट वाज फाउंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी कीनिया में है। अगर आपको याद हो, मैंने बोला था जो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे कंसर्न जताया गया था टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। ओके, इसकी की फंक्शंस क्या है, कोऑर्डिनेट्स UN एनवायरमेंटल एक्टिविटीज असिस्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। देखिए, आप याद रखेंगे जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है कि उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो ऐसी हो जिससे क्लाइमेट को कम से कम नुकसान पहुंचे, वो ऐसी हो जिससे ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाए रिलीज एटमोसफेयर में। ठीक है जी। तो उसके बाद इट्स एक्टिविटीज कवर वाइड रेंज ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर, हो मेरीन हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हो, सब चीजों में जो भी पॉलिसीज होती हैं उनकी जो पॉलिसीज की डेवलपमेंट होती है, कोई भी कंट्री इन इश्यूज पे, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, मेरीन इकोसिस्टम है, इन पे जो डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिसीज होती है उनको ये गवर्न करता है, उनको थोड़ा सपोर्ट करता है, उनको बताता है उन कंट्रीज को कि आप ये पॉलिसी ऐसे बनाइए, आप ये पॉलिसी ऐसी ना बनाएं, आप ये पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, आपकी जो पॉलिसी है इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा सा रेटिफाई कीजिए। सो UNEP हैज ऑल्सो बीन एक्टिव इन फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थ्रू आउट वर्ल्ड। जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको ये फंड करता है। ओके, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ये थी 2020 में आई है। ओके, बाय स्टेट्स विच आर थ्रेटन्ड बाय राइजिंग सी लेवल्स, जहां जहां पे राइजिंग सी लेवल्स हैं उन स्टेट्स ने इसको बनाया था, लेकिन बाद में इसका जो रोल है वो थोड़ा एक्सपैंड हो गया। ओके, ऑफिशियली ये जो है वो एंटर हुई, मतलब ऑफिशियल, जैसे मैंने आपको बोला था कल भी, जो एनवायरमेंट में बहुत सारी मैक्सिमम 99% जो ट्रीटीज होती हैं वो एक डेट पे बन जाती हैं, फिर वो फोर्स में आ जाती हैं किसी और डेट पे। तो ऐसे ही ये ट्रीटी जो थी ये फर्स्ट में 2014 को फिर फोर्स में आई थी। लोकेशन जो कहाँ पे है, ये जेनीवा। सो ये क्या है, इसका की फंक्शन क्या है, मैंने बोला था आपको, ऑर्गेनाइजेशन है ये, किन स्टेट्स ने बनाई थी, जो राइजिंग सी लेवल्स की वजह से जिनको थ्रेट है, मतलब कि अगर सी लेवल ज्यादा बढ़ गया तो वो इनंडेट हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। सो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। आप याद रखेंगे कि जो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सो इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। उसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वॉज, यहाँ पे ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इट वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1963 बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको किया था स्टार्ट, फॉर्मली एस्टैब्लिश किया था। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। सो इसका मकसद क्या है, जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मकसद है टू स्ट्राइक इरेडिकेट हंगर, पॉवर्टी, माल नरिशमेंट जो होता है दुनिया में, उसके साथ लड़ना, रिहेबिलिटेशन, डेवलपमेंट, उसके बाद एड्स को कम्बैट करना, ये सारा इसका जो है काम आता है। सो आपको याद रखना है, पहला तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है ये कब बना था, 1963 में बना था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली।
ये आपको याद रखना है। उसके हेडक्वार्टर रोम में है। उसके बाद हम हाँ, वर्ल्ड प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस जो मालनरिशमेंट के होते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल वेलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो वेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका मकसद क्या होगा। इट वॉज सेट अप अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग विच वॉज साइंड इन वॉशिंगटन DC ऑन 2 दिसंबर 1946। जो ये कन्वेंशन है, ये साइन हुआ था इन 1946। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है कैम्ब्रिज यूके में। जो की फंक्शंस है, द प्रीएम्बल टू द कन्वेंशन स्टेट्स दैट इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड फॉर प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ व्हेल स्टॉक। सो व्हेल को कंजर्व करना इसका पूरा मकसद होता है। तो अब याद रखेंगे, हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज यूके में, इंडिया इसका मेंबर है। लेकिन उसके बाद बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव, बायोकार्बन से आपको नाम ये काम समझ आ ही गया होगा कि ये किस चीज की बात कर रहा है। अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आपको समझ आ जाएगा। So Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes is a multilateral fund supported by donor governments and managed by World Bank. World Bank इसको मैनेज करता है। इसका हेडक्वार्टर है USA में। अभी हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव, इसके फंक्शंस क्या क्या। फर्स्ट इसका है जो की फंक्शन है, इट सीक्स टू प्रमोट रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम लैंड सेक्टर। सो रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का जो टारगेट होता है उसको अचीव करना इसका एक फंक्शन है। इसका जो फंड्स है वो देखता है वर्ल्ड बैंक। इट हैज बीन ऑपरेशनलाइज, इट हैज बीन इन ऑपरेशन सिंस 2013। हम कर रहे हैं बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। सो द बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स इज ए मल्टीलेटरल फंड है जो सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट्स, जो कंट्री इसका पार्ट है वो इसको सपोर्ट करती है, वो इसको फंड्स देती है। ओवरऑल जो फंड्स है उनको वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है। हेडक्वार्टर USA में है। तो आप देखेंगे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करने की कोशिश करता है। डिफॉरेस्टेशन प्लस, यहाँ पे रेड प्लस है जो कल वाली वीडियो में हमने आराम से डिस्कस किया हुआ है। स्मार्टर लैंड यूज पॉलिसीज प्लानिंग, ये सारी चीजें ये देखता है। उसके बाद एडेप्टेशन फंड, ओके, एडेप्टेशन फंड जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल 2001 में, एंड इट हैज कमिटेड US 532 बिलियन टू क्लाइमेट एडेप्टेशन चेंज। इसमें आपको यही डेट याद रखनी है। और उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल panel on climate change, तो it was established in 1988 by 2 United Nations organization। ये आप याद रखेंगे, 2 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, पहला वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने ही बनाया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर्स का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रिपोर्ट्स बनाता है, ये अपना रिसर्च नहीं करता। ये हमने इससे पहले भी हमने ये देखा। सो ये 2 बार ही आया हुआ है। उसके बाद वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन जो है अगेन जेनीवा में है, ये भी हमने देखा आई गेस। उसके बाद जनाब हम आते हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ओके। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक्ट नाउ कैंपेन जो था, इट इज़ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉल टू इंडिविजुअल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब इंडिविजुअल एक्शन लेना है क्लाइमेट चेंज को, कि आप इंडिविजुअल लेवल्स पे एक्शन ले लीजिए और क्लाइमेट चेंज को रोकिए। ओके, उसके बाद ये जो टी फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, नॉट टी फ्राइडेज, इट इज़ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, सॉरी। ओके, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जो है, इट्स अ मूवमेंट दैट बिगिन इन स्वीडन में इन 2018 बाय ग्रीटा थर्नबर्ग, जो आपको पता है एनवायरमेंटलिस्ट है, छोटी सी बच्ची है। ओके, उसके बाद क्लाइमेट स्ट्राइक क्या है, इट्स अ ग्लोबल इवेंट टू डिमांड एन एंड टू एज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड क्लाइमेट जस्टिस फॉर एवरीवन। सो अब ये 3 को याद रखेंगे, हो सकता है प्रीलिम्स में भी पूछे आपसे। एक्ट नाउ कैंपेन क्या है, जो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर वो भी एक मूवमेंट है, क्लाइमेट स्ट्राइक भी है। ये तीनों चीजें जो है ये आपको याद रखनी है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज है। ओके, अभी हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 की। इंडिया फॉर द सेकंड टाइम इन ए रो कंटिन्यू टू रिमेन इन द टॉप 10। तो इंडिया जो है वो टॉप 10 में आता है। हम देखते हैं क्या है, ये क्या होता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पहले पब्लिश कौन करता है, एक तो जर्मन वॉच है, प्लस द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एनुअली ये प्रोड्यूस करते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है एनुअली आता है, सिंस 2005 के बाद से आता है।
सो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, जर्मन वॉच है, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है ये एनुअली इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं। सो ये क्या करता है, ये इट्स एन इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल फॉर ट्रैकिंग क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ 57 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन, 57 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को। उसके बाद एम क्या है, टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स जो है उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि हमें नहीं पता कि कोई कंट्री ने अगर बोला कि मैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन इतना रोकूंगी, तो क्या वो असल में वो कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं कि उसके पीछे क्या लॉजिक है एंड ऑल। देखिए इसमें यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो ये कि इंडिया इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए इसमें जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, इट हैज़ 4 कैटेगरीज विद 14 इंडिकेटर्स। 4 कैटेगरीज कौन कौन से, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एक रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। सो आप ये याद रखिए टॉप 3 रैंक्स जो थी वहां पे कोई कंट्री नहीं पहुंच पाई। नो कंट्री हैड मेट द क्राइटेरिया टू गेट प्लेस्ड हाई इनफ ऑन द इंडेक्स। अगर इंडिया टॉप 3 में है तो आप समझ लीजिए इंडिया फिर बहुत अच्छी पोजीशन है इंडिया की। ओके उसके बाद ओनली 2 G20 nations, United Kingdom and India, are among the high ranking in this index which covers the year 2020. ओके सो ये आप इंडिया का यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद और एक है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछा जाता है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है, तो आप बोलेंगे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे फाइनल जो था उसका वो मार्च 2021 मतलब लास्ट मंथ आया है, तो उसमें जो भी फैक्ट्स फिगर्स हैं अभी वो सॉर्टेड नहीं है, अभी ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। सो आप यहाँ पे बस ये याद रखेंगे कि जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है वो कौन देता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देता है। ओके उसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिस एग्रीमेंट क्या है, थोड़ा सा हाँ यहाँ से पढ़ेंगे पेरिस एग्रीमेंट क्या है। इट्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट ये अलग यहाँ पे टॉपिक है, आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये मिक्सअप हुआ। सो पेरिस क्लाइमेट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, किस लिए, टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। देखिए फ्रॉम नवंबर 2015 से गवर्नमेंट आई थी एंड दे गैदर्ड इन फ्रांस, तभी इसको फिर फ्रांस या पेरिस एग्रीमेंट बोला जाता है। एंड डिस्कस इट पॉसिबल न्यू ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज aiming at reducing global greenhouse gas and reducing threat of dangerous climate change. So मकसद क्या था यहाँ पे, बस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है उसको लो करना। सो एम्स ऑफ दी अगर एग्रीमेंट देखा जाए तो यहाँ पे देखें कीपिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी वेल बिलो 2 डिग्रीज अबोव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। सो प्री इंडस्ट्रियल लेवल की जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था उस टाइम पे जो टेम्परेचर था उससे बस 2 डिग्री बढ़ के हम इंश्योर करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो उतना ही रहे। उसका मतलब कि ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। वो कैसे होगा, उसके लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे सो दैट क्लाइमेट चेंज जो है वो कंट्रोल हो जाए। ओके ओके अच्छा यहाँ पे ओके पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। ओके अब यहाँ पे और एक पॉइंट है, ये नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको सेंड करूँगा। अभी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, देखिए दीज आर नेशनल प्लेजेस बाय कंट्रीज टू कट एमिशन, और ये वॉलंटरी होते हैं। कहने का मतलब कि अगर जो इंडिया है अगर वो ग्रीन हाउस गैसेज जो भी प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए 100 टन्स प्रोड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैसेज पर ईयर, तो फिर अगर उसका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होगा कि इंडिया ये बोलेगा कि मैं अपना 10% कम करूंगा, नेक्स्ट आने वाले साल में मैं 10% कम करूंगा, सो हम बोलेंगे ये इसका नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। और ये नेशन जो कोई भी कंट्री होती है वो खुद ही प्लेज करता है। Paris Agreement requires all parties to put forward their best efforts through nationally determined contributions and to strengthen these efforts in the years ahead। तो अब ये याद रखेंगे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, वॉलंटरली कंट्रीब्यूशंस होते हैं। मकसद क्या होता है, मकसद यही होता है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जाए। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, अगर हम देखें पेरिस क्लाइमेट जो पेरिस एग्रीमेंट वर्सेस क्योटो प्रोटोकॉल, तो पेरिस एग्रीमेंट इज अ होल फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एग्रीमेंट, ऑल्दो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वे पार्टी टू क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए जो पहले जैसे हमने कल बात की थी
जैसे स्टार्टिंग में सारा प्रेशर जो था वो किन पे डाला गया था, वो डेवलप्ड कंट्रीज पे डाला गया था। उनको बोला गया था कि नहीं, उसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसका मतलब ये होता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कॉमन की सारे जो कंट्रीज हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करेंगे, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही जो था वो इमिशन किया हुआ और उन्होंने अपनी जो तरक्की है, डेवलपमेंट, वो अचीव की हुई है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। सो उन पे ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एंड देन दिस means that while Paris climate agreement is legally binding to all, Kyoto Protocol was not. So Kyoto Protocol developing countries पे legally binding नहीं था, लेकिन जो Paris agreement है it is legally binding. Okay, so ये आप याद रखेंगे, not very important. So Kyoto Protocol 1997 में हुआ था और Paris agreement जो था वो 2015 में हुआ था। सो ये नोट्स भी मैं आपको सेंड करूंगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो जैसे कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं, दे कॉल मी फॉर एनी कंफ्यूजन्स। ये होता है कि जैसे आमने सामने एक इंटरेक्शन जो होता है क्लास में वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ पे कंफ्यूजन्स हो तो आमने सामने इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर रहता है, बट बिकॉज ऑफ कोविड वी आर कंपेल्ड बाय द सिचुएशन कि हम ये वाला मोड अपनाएं। एनीवेज कुछ भी कंफ्यूजन हो, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो, आई माई सेल्फ डोंट फील वेरी कंफर्टेबल, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में, बट एनीवेज वी हैव टू स्टिक लाइक दिस इंशाल्लाह। अभी जो नोट्स मैं आपको सेंड करूँगा रिगार्डिंग जो हमारे एनवायरनमेंट के लेजिस्लेशंस है, मैं उसके नोट्स आपको सेंड करूंगा। उसके बाद आप इन चीज़ों को रिवाइज कीजिए। इंशाल्लाह करंट अफेयर्स की क्लास होगी तकरीबन 2-3 घंटे की, जो साल 1.5 साल का जो भी करंट अफेयर होगा इंशाल्लाह एग्जाम से पहले डेफिनेटली एक क्लास होगी, उसमें सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह आपको कोई भी और रिसोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कभी भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।